नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो टेस्ट मैं लेकर के आया हूँ वो है प्राचीन इतिहास अर्थात एशियंट हिस्ट्री का। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों का संकलन मैं लेकर के आया हूँ। जो कल का टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है मेडुअल हिस्ट्री का। आप लोग मेडुअल हिस्ट्री तैयार कीजिएगा। मेडुअल हिस्ट्री के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट पर आएंगे। तो आप लोग इसको तैयार कीजिए। आइए देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी आप लोग इस की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म होगी तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो के अंत में हमें आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। बाकी आप लोग सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में उत्तर जरूर दीजिए। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन: सरायनाहर, बागोर, लेखैया, दमदमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दमदमा। मैंने आपको देखेंगे तो मध्य पाषाण काल की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। फलक संस्कृति किसको कहा गया है? तो जब बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल में। फलक संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम में जो औजार वगैरह मिले हैं उनमें फलक वगैरह पाए गए। अर्थात देखे होंगे, फलक का मतलब क्या होता है कि धारी नुमा कह सकते हैं। वहाँ पे 4 तरीके के धारी नुमा आकृति आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके के वहाँ पर मिले हैं। इस वजह से इसको फलक संस्कृति कहा गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? बताइए, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा आप जान रहे हैं राजस्थान में है, और इनमें जब आप देखेंगे तो लगभग ऊँट वगैरह राजस्थान में पाए वैसे भी जाते हैं। तो कालीबंगा जो मैंने आपको बताया है तो इसको आप याद रखिए, कालीबंगा। तो यहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ वगैरह के साथ जुते हुए खेत के साथ काली चूड़ियाँ और भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। आप देखिएगा, वीडियो मैंने इस पर बना रखा है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? बताइए। कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आप लोग 4 तथ्यों के आधार पर, आप 4 जगहों के आधार पर आप उत्तर दीजिए। राखीगढ़ी, कुनाल, रोपड़, करणपुरा। तो इसका उत्तर जब हम देखेंगे तो देखिए, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कुनाल हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, करणपुरा भी देखेंगे तो अब देखेंगे राजस्थान में है करणपुरा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, अर्थात 4 का जो है वो ए सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा के दुर्ग अर्थात गढ़ी नगर के डैश 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 में स्थित थे? किस तरफ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका उत्तर सही हो जाएगा बी, पश्चिम। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपको देखें सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल जो हैं उनमें से जब आप देखेंगे तो एक होता था पूर्वी टीला, जिनमें से आम नागरिक लोग ये सब लोग रहते थे। दूसरा होता था पश्चिमी टीला, जिसको गढ़ी भी कहते थे, दुर्ग भी कहते थे। तो उसमें क्या होता था कि ये किस तरफ होता था? पश्चिम की तरफ, इसे पश्चिमी टीला भी कहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव क्षेत्र मानता है या मानते हैं? निम्न में से कौन आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव क्षेत्र मानते हैं? कौन है?
क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आप उत्तर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र अर्थात आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है मैत्रायणी संहिता का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिए गए हैं, आप लोग बताइए मैत्रायणी संहिता का संबंध किससे है। बताइए आप लोग, मैत्रायणी संहिता बताइए। तो मैत्रायणी संहिता का जो संबंध आप देखेंगे तो यजुर्वेद से है। यजुर्वेद में आप देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है, तो उनमें से आप देखेंगे तो जो आप कृष्ण यजुर्वेद है उनमें आपको ये देखने को मिलेगी। मैत्रायणी संहिता आप देखिएगा, जब मैं वैदिक साहित्य पढ़ा रहा था तो वैदिक काल में उसमें मैंने जिक्र किया था। तो आइए देखते हैं शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से ही संबंधित है, 8 का भी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक तरफ लिखा हुआ है सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ जैन 3 थग्गर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ का जो इसमें कलश लिखा हुआ है ये गलत है। कलश जो है मल्लीनाथ का है और जो इनका है वो सर्प है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह वो कौन सा है, सर्प है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने स्थूल भद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा, जमाली। जिसका उत्तर हो जाएगा सुधर्मा। सुधर्मा था क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी। जैन, मैंने बता रहा था जैन धर्म की वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और भी उस वीडियो को आप देखिए और भी आपको उसमें जानकारी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जहाँ कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वैसे भी मैंने पल्लव वगैरह भी बताया नहीं, आने वाले समय में इसकी चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का डी कांची सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई। ये मैंने बता रखा है, फिलहाल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने बताया भी, जल्दी ही बताया है। ऑप्शन आपके सामने अशोक, भीमकटफिसेस, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कनिष्क सही है। इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग या युद्ध का वर्णन है। दूसरा है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। बताइए आप लोग। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, तो इसमें इसके बारे में चर्चा मैंने आपको किया हुआ है। आप लोग एशियन हिस्ट्री का वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मौर्य काल में सूना अध्यक्ष कौन था।
ऑप्शन है चरागाह भूमि का अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, तीसरा खानों का अध्यक्ष, चौथा मापतौल का अध्यक्ष। बताइए आप लोग, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। जानवर वगैरह जहाँ पर काटे जाते हैं, बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता था उसको बोला गया सूना अध्यक्ष। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मौर्यकालीन प्रांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। इतिहास पूरी तरीके से फैक्ट पे डिपेंड रहता है, ये पूरा फैक्ट ही फैक्ट रहता है, समझाने वाला इसमें कुछ खास है नहीं, फैक्ट ही इनको आपको याद करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उनको आप पढ़िए, जो मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाए उनको देखिए, उनसे थोड़ा आपकी और समझ विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की जब बात करेंगे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है अवंती की राजधानी पाटलिपुत्र दिया गया है, वो गलत है। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो डी सही है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए। ऑप्शन ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख जब हम देखेंगे तो डी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ए सही है, डाइमेकस। हेलियोडोरस जो था वो सुंग वंश के किसी राजा के काल में आया था। बताइए, इसी का विदिशा की यात्रा इसने की थी, जिसका इसका बेस नगर अभिलेख काफ़ी फेमस है, विदिशा में स्थित है, सुंग काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ए सही है, डाइमेकस। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस शासक ने कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया? देखिए सब नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग इनको याद रखिए। अभी मैंने लेटेस्ट में इनको बताया है, अगर जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो इनमें से लगभग प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो कलिंग नरेश खारवेल जो था वो चेदी वंश का था। कलिंग का जो वंश था, चेदी वंश का शासक था। इसने अटैक किया था सातकर्णी फर्स्ट पर, तो सातकर्णी फर्स्ट ने इसको हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही है, सातकर्णी फर्स्ट। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो इसी खारवेल का ही है। और इस अभिलेख की खासियत है कि इसमें भारतवर्ष शब्द का पहली बार जिक्र जो है वो इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो आइए देखते हैं, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया और विजय भी वगैरह प्राप्त की थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए। अभी मैंने वैसे प्राचीन इतिहास में जब हम जो बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने अभी दक्षिण भारत का जिक्र नहीं किया है, आने वाले समय में उसकी वीडियो आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जब हम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो था, इसने साउथ ईस्ट एशिया का मतलब जावा, सुमात्रा है और इन सब जगहों पर क्या किया था, इसने मलाया के क्षेत्र में नौसैनिक अभियान चलाया था और यहाँ के शासकों को पराजित करके विजय भी इसने प्राप्त की थी। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर सही है वो डी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। तो याद रखिएगा राजेंद्र फर्स्ट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जिक्र भी मैंने आपको किया हुआ है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? जिसे बाहुबली भी कहते हैं।
इसका उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, चामुंडराय ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? चामुंडराय ने की थी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गोमतेश्वर की प्रतिमा। कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, सी नागर शैली में। दरअसल बता दूं, उत्तर भारत में देखने को मिलेगा बेसर शैली, बीच के, या बेसल बोलते हैं, बीच के जो एरिया है मध्य भारत का, जो आप बेल्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगी नागर शैली, और जब दक्षिण भारत की तरफ आएंगे तो हमें दिखेगी द्रविड़ शैली। मीनाक्षी का कोणार्क मंदिर हो, मीनाक्षी का जो मंदिर है वो सब इसी के लिए फेमस है, मीनाक्षी मंदिर वगैरह। मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है ना, वो द्रविड़ शैली का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है, नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? आप इसको नहीं पढ़े होंगे, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर जो नहीं पता है तो अच्छी बात है, गेस कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। पता है तब भी उत्तर दीजिए, नहीं पता है तब भी उत्तर दीजिए। वीडियो के अंत में आप कुल कितने प्रश्न सही हुए ये जरूर से जरूर बताइएगा। तो इसका जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो राजशेखर सही हो जाएगा। इनकी रचना जब देखेंगे तो काव्य मीमांसा में इन्होंने जिक्र किया है। तो इसमें बताया गया है कि हिमालय से लेकर के जो आप देखेंगे कहाँ तक, नर्मदा तक के क्षेत्र को बोला गया है आर्यावर्त, और नर्मदा से लेकर के दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणावर्त बताया जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि जब हम मनुस्मृति की बात करेंगे तो उसमें विंध्य पर्वत को मान लिया गया है कि हिमालय से लेकर के विंध्य, और विंध्य से लेकर के कृष्णा तुंगभद्रा के आसपास के क्षेत्र को दक्षिणापथ बोला गया है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी राजशेखर की काव्य मीमांसा में ऐसा जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो हिंदू शाही शासकों की राजधानी क्या थी? आसान सा प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए। ऑप्शन काबुल, कांधार, भटिंडा, उद्भांडपुर है। उत्तर दीजिए। तो बात करेंगे हिंदू शाही शासकों की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी जो थी वो थी उद्भांडपुर। तो याद रखिएगा क्या थी, उद्भांडपुर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सा अभिलेख आर्यों को ईरान से भारत की जानकारी देता है, कि ईरान से भारत आने की जानकारी किस अभिलेख से हमें मिलती है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत आए थे? बताइए। तो जब हम बात करेंगे बोगज कोई अभिलेख जो कहाँ पर है, टर्की में है, तो वहाँ पर ऐसा जिक्र मिलता है कि आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई। वहाँ पर कई देवताओं के 5 देवता हैं जिनकी कस्में वगैरह खा के, या कहें कि जिनकी शपथ लेकर के ऐसा जिक्र किया गया है। तो ऐसा लगता है कि ईरान जो थे, मतलब कि जो आर्य थे वो वहीं से होते हुए भारत आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा, बोगज कोई अभिलेख। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। कल जब मिलेंगे हम तब बात करेंगे मेडुअल हिस्ट्री के, अर्थात मध्यकालीन इतिहास के टेस्ट पे बात करेंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा। कल सुबह 11 बजे फिर वीडियो आएगी जिसमें बात करेंगे मेडुअल हिस्ट्री की। मेडुअल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, और पॉलिटिकल साइंस, सबके टेस्ट आएंगे। तो आप लोग उनको देखिए। और जिस तरीके से प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही थी उसमें कुछ अवरोध आया हुआ है, इसमें देख रहे हैं आप, नहीं आ रहे हैं वीडियो, तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। कल से परसों तक, अर्थात 1-2 दिनों के अंदर ही इस पर एक नई वीडियो आने वाली है। आप लोग उसको भी देखिएगा, जिसमें बात करने वाले हैं गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रांतीय विभाजन, सामाजिक व्यवस्था, और उस काल में साहित्य के बारे में हम कौन कौन से साहित्य
साहित्यों का सृजन हुआ, कौन कौन सी रचनाएं वगैरह उस काल में की गई, कौन से कवि थे, इन सब का जिक्र हम आगे उसमें करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।